बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैबिट फार्मिंग पर, और इस रैबिट फार्मिंग के हवाले से पूरी तफसीलात से आपको हम आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बसा औकात हमने वो सारी डिटेल वीडियो में बयान की होती है और हमसे उन्हीं चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जा रहा होता है, जिसको बार बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आज के अपने मेहमान का तारुफ़ करते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताएं। सैफुर रहमान नाम है मेरा और ताल्लुक़ है मेरा इस्लामाबाद से। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? हाँ, मैंने एमफ़िल किया हुआ है, एमबीए किया है, उसके बाद एमफ़िल किया है मैंने। और सर आप रैबिट फार्मिंग कब से आपने स्टार्ट की है? तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और सर आप रैबिट फार्मिंग को आपने क्यों तरजीह दी, और रैबिट फार्मिंग असल में है क्या? रैबिट फार्मिंग असल में अगर कहा जाए तो मैं हादसाती तौर पे इस बिज़नेस में आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने पैरेट फार्मिंग की थी, पोल्ट्री फार्मिंग की थी। उसके बाद क्योंकि ऑफ़िस की मसरूफियात इस तरह थी और ये दोनों चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता था। और स्टार्टिंग हमने जो की थी वो घर से काफ़ी दूर था फार्म जो हमारा था। तो इस वजह से हमने जो फिर ये एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि आप जो है इसकी इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन इसकी मुझे पहले से थी और मुझे ये भी पता था कि ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श बिज़नेस है। तो फिर हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में इस पे वर्किंग स्टार्ट की। पूरी वर्किंग करने के बाद जो है हमने तकरीबन दिसंबर में हमने रैबिट इंपोर्ट करवाए इंडोनेशिया से। तो इस तरह हमारे इस बिज़नेस का आगाज़ हुआ। और सर रैबिट फार्मिंग में कितनी नस्लें हैं, और उनमें से आपके पास क्या नॉलेज है? जी, सबसे पहले मैं आपको रैबिट फार्मिंग के हवाले से बताऊं कि रैबिट फार्मिंग जो है इसको 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 जो है इसमें फैंसी ब्रीड है, जो लोग एज ए पेट रखते हैं घर के अंदर, जिस तरह कुत्ता, बिल्ली, पैरट वगैरह रखे जाते हैं शौकिया तौर पे, तो वो फैंसी ब्रीड इसमें आती हैं। दूसरे नंबर पे इसमें जो है वो मीट फार्मिंग है, यानी गोश्त के लिए फार्मिंग है। और तीसरे नंबर पे जो है वूल फार्मिंग, ऊन के लिए जो है फार्मिंग की जाती है। ये 3 बेसिक जो है इसकी रैबिट फार्मिंग में फार्मिंग के हवाले से ये किस्में आती हैं। और सर आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है, और आप उसको किस लिए अपने पास आपने फार्मिंग की हुई है? अगर इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी ब्रीड इस टाइम बहुत कम है। अभी आके इस साल में कुछ लोगों के पास ब्रीड आनी शुरू हुई है, क्योंकि जो लोकल ब्रीड थी उसमें लोगों ने मिलावट कर करके एक दूसरी लोकल नस्लों से क्रॉस करवा के तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दोस्त अहबाब जो थे उन्होंने बाहर वाले ममालिक से, यूरोप से, इंडोनेशिया वगैरह से इंपोर्ट करवाए। अब वो लोगों के पास जो है वो ब्रीड आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों के पास आते ही मर गए, और मरने के बाद जो है लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब आके लोगों को थोड़ी सी समझ आई है, तो उन्होंने वो मंगवा के वो नस्ल यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फैलनी शुरू हुई है। तो मेरा जो मानना ये है कि आने वाले 4 से 5 साल तक रैबिट जो है वो एज ए, इसको रैबिट्री कह लें आप, रैबिट्री के तौर पे चलेगा। मतलब लोग सिर्फ सेल परचेज़ करेंगे। फार्मिंग जो प्रॉपर है वो तकरीबन 2 से 3 साल बाद प्रॉपर फार्मिंग शुरू होगी। और सर आपने ये काम कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था, और स्टार्टअप पे आपने कितने का माल एक्सपोर्ट किया था? जी, हमने जो इंपोर्ट किया था वो तकरीबन हमने टोटल 13 रैबिट इंपोर्ट किए थे, और वो हमारे अप्रॉक्सीमेट 8 लाख के थे। इसी तरह हमने जो केजेस वगैरह मंगवाए तो हमारा स्टार्ट जो था वो 10 लाख से था इस चीज़ का। कितना अरसा पहले आपने इतने अमाउंट के ये इंपोर्ट करवाए थे? तकरीबन 1 साल पहले। और सर बड़ा अहम सवाल है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि रैबिट कच्ची जगह पे रखे जा सकते हैं, और इनके लिए प्रॉपर कैसी जगह इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, और फार्मिंग इनकी किस तरह के माहौल में भी की जा सकती है? जी, बात आपकी ठीक है। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के देहाती इलाकों में रैबिट बड़ा एक मशहूर जानवर है। लोग घरों में रखते हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ा ख़तरा होता है कि वो सुराख करेंगे, बारिश का पानी चला जाएगा, लोगों के घर गिर जाएंगे। इस वजह से लोग जो है वो रैबिट रखने से थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसका खरगोश का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा लजीज होता है। और अगर दुनिया की रिसर्च इस पे देखें तो वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल फ्री इसका गोश्त है, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मतलब मीट में इसको कंसिडर किया जाता है।
तो अब क्योंकि इसको प्रॉपर जब फार्मिंग की जाती है तो इंटरनेशनली और पाकिस्तान में जो अभी फार्मिंग हो रही है वो लोग प्रॉपर इसके केजेस के अंदर जो है वो फार्मिंग हो रही है। तो वो उसके लिए केज बनाए जाते हैं। केज कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, अभी क्योंकि स्टार्ट है पाकिस्तान में तो केज काफ़ी ज़्यादा महंगे बन रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये केज एक बहुत सस्ते बन जाएंगे जब एक इंडस्ट्री के तौर पे यहाँ पे आएंगे, तो जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अभी भी कुछ ऐसे केज हैं जो खुद से बनाए जा सकते हैं। ये जो चाइना जाली है, यहाँ पे आपको 1000-1500 रुपये पर केज के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं आराम से। और सर इस वक्त आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप उनसे कैसे पैसा कमा रहे हैं? जी, हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी इंपोर्टेड ब्रीड है, जिसके अंदर इंग्लिश अंगोरा है, लाइन हेड ड्वार्फ है, उसके बाद न्यूजीलैंड वाइट है, हॉलैंड लोप है। ये बेसिक हमारे पास ब्रीड हैं। इसके अलावा भी ब्रीड्स हैं कुछ, लेकिन आप अगर देखा जाए पैसा हम इससे उनकी ब्रीडिंग लेते हैं, उनसे बच्चे निकलवा के वो बच्चे तकरीबन 2 महीने के जब हो जाते हैं हम उसको सेल कर देते हैं, और ऑन दी एवरेज हमारा जो एक पेयर है वो 25,000 से 30,000 रुपये का सेल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो बच्चे इनके आते हैं उसको बच्चे ही सेल होते हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग इसको ब्रीडर बना के भी सेल करते हैं, वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाते हैं। अगर ब्रीडर पेयर की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 से लेके 1 लाख का इसका ब्रीडर पेयर है, और बच्चों के पेयर तकरीबन 20,000 से लेके 30,000 है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी नस्ल है, उस हवाले से इसका रेट है। और यहाँ मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि एक फ़ीमेल रैबिट कितनी दफ़ा ब्रीड करती है सालाना, और उसकी ब्रीड का सही सीज़न कौन सा है? जी, इसमें हर नस्ल के हिसाब से मुख्तलिफ है। नॉर्मल जो है वो जो है, अगर बड़ी नस्लें जिनका वज़न तकरीबन 3 केजी और उससे ज़्यादा होता है, वो साल में जो है वो 6 से 7 दफ़ा ऑन दी एवरेज जो है वो ब्रीड करती है। और इसका जो सीज़न है, वैसे तो पूरा साल ही इसका सीज़न रहता है, लेकिन जो सबसे अच्छा सीज़न होता है वो सितंबर से लेके अप्रैल तक पाकिस्तान के अंदर इसका सीज़न है। और एक दफ़ा में एक एवरेज के हिसाब से एक फ़ीमेल 5 से 6 बच्चे देती है, और साल में तकरीबन 6 से 7 दफ़ा वो बच्चे देती है टोटल। सालाना 6 से 7 दफ़ा कम अज़ कम वो ब्रीड करती है जी। और ये एवरेज टोटल ये कितने बच्चे, तकरीबन 40 बच्चे एक साल में एक जो ब्रीड है वो करती है? तकरीबन आप इसको कर सकते हैं 35 के राउंड अबाउट जो है वो कर सकते हैं। और सर दूसरा अहम सवाल यहाँ पे कि आपका अब तक का जो तजर्बा है वो क्या कहता है इसकी जो फीड है उसके हवाले से, ऑर्गेनिक या कमर्शियल, और ऑर्गेनिक में क्या क्या यूज़ आप करवाते हैं, और एक न्यू फार्मर कम खर्चे में क्या क्या मैनेज कर सकता है? जी, अगर इसको ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक शहरी इलाका और दूसरा देहाती इलाका। शहरी इलाके में इसका ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास जो है वसाइल नहीं होते, ज़मीन नहीं होती। लेकिन अगर गांव के लेवल पे हम इसको देखें तो गांव वालों के लिए घास फूस भी मिल सकता है, चारा भी मिल सकता है। अगर आपका घर का चारा हो, यानी कि किसी भी ज़मीन में लगाएं आप, उसका ज़मीन का ठेका वगैरह भी दें, मतलब जो उसका रेंट वगैरह होता है वो भी दें, बाकी सारे ख़र्चे मिला के एक रैबिट का जो ख़र्चा है एक दिन की खुराक का वो तकरीबन 2 से 3 रुपए बनता है गांव के हवाले से। अगर इसको थोड़ा सा शहर वाली साइड पे ले जाएं तो वहाँ पे एक एवरेज के हिसाब से तकरीबन 10 रुपए एक रैबिट का एक दिन का ख़र्चा बनता है। और सर इसको वैक्सीन की कब कब ज़रूरत होती है, और कौन से ऐसे ख़तरात हैं मौसमी जो इनकी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा रुकावट बनते हैं? जी, अगर खरगोश का देखा जाए तो इसकी 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा कॉमन है। नंबर 1, इसको मोशन लगते हैं, और वो मोशन नॉर्मल जो फार्मर होते हैं उसकी किसी न किसी फ़नकारी की वजह से लगते हैं। फ़नकारी इस तरह कि उसकी एकदम फ़ीड चेंज कर दी, फ़ीड चेंज करने से ही ज़्यादा इसको मोशन लगते हैं। अगर आपकी फ़ीड चेंज करने का एक तरीक़ेकार होता है कि नई फ़ीड आती है तो पुरानी फ़ीड में आहिस्ता आहिस्ता करके कोई 7 से 8 दिन में चेंज करें तो फिर तो वो बीमारी भी नहीं लगती। तो बाकी इसको नॉर्मल एक मोशन होते हैं, दूसरे इसको फंगस होती है, मतलब इसको एलर्जी या खारिश टाइप कह सकते हैं, वो हो जाता है। तो ये इसकी मेन कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन इसकी 2 से 3 तरह की जाती है। एक तो इसकी जिगर की बीमारियों से बचाने के लिए इसकी वैक्सीनेशन की जाती है, उसके अलावा 1-2 बीमारियां और हैं उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है, तो जिससे नॉर्मल रैबिट जो है हर तरह के ख़तरात से बच जाता है। और सर न्यू फार्मर अगर कोई काम करना चाहे रैबिट पर, तो उसको आप क्या मशवरा देंगे कि वो लॉस से भी बच सके और रैबिट फार्मिंग को भी अच्छी तरह समझ सके?
असल में पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम लोगों में लालच का आंसर ज़्यादा होता है। हम ये चाहते हैं कि आज कोई भी कारोबार शुरू करे और कल से वो फ़ायदा देना शुरू कर दे। तो इस तरह लोग जो हैं वो लालच की वजह से वो ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसमें बेहतर यह है कि सबसे पहले कुछ ना कुछ तजर्बा लिया जाए, और तजर्बा लेने के बाद अब हमने क्योंकि इम्पोर्टेड ब्रीड से स्टार्ट किया है, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर से इम्पोर्टेड ब्रीड के बच्चे ख़रीद के काम स्टार्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और बिज़नेस ज़्यादा अच्छा चलता है और उनका लॉस भी कम होता है। सर, इनको मौसम कौन सा सूट करता है और आप इसकी गर्मी और सर्दी को कैसे मेंटेन करते हैं? जी, हमारे पास क्योंकि ये सारी की सारी इम्पोर्टेड ब्रीड है, तो हम इसको जो है वो उसको मसनूई तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर सर्दी आ जाए तो ज़्यादा सर्दी तो रैबिट को तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इसके बच्चों को बचाने के लिए तकरीबन आपके रूम का टेम्परेचर 10 से 15 होना चाहिए। उसमें बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से वो पल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा, जब गर्मी ज़्यादा आ जाए तो हमने एसी का इंतज़ाम किया हुआ है, हम एसी लगा लेते हैं। लेकिन रैबिट को ओवरऑल टेम्परेचर की वजह से वो नहीं मरते, वो हब्स की वजह से मरते हैं। ये जो गर्मी के महीने आते हैं हब्स वाले, जिसे अगस्त सितंबर में जब हब्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रैबिट उस अरसे में एक्सपायर होते हैं। उसके बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट मंगवाते हैं रैबिट, तो वहाँ का माहौल और पाकिस्तान का माहौल बहुत फ़र्क है, मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो यहाँ आके एडजस्ट नहीं हो पाते। इस वजह से हमें मसनूई तौर पे उस सारे माहौल को मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, आने वाले दिनों में ये जो हमारे यहाँ पे ये रैबिट आके ब्रीड करेंगे, ये बच्चे यहाँ के माहौल में रहेंगे, तो मैक्सिमम तीसरी नस्ल तक वो यहाँ के माहौल से टोटली जो है वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। और इनके बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्या उनके लिए स्पेशली भी कोई फीड यूज़ की जाती है? हाँ, नहीं, इस तरह नहीं है कि सबसे पहले तो ये है कि जब रैबिट के बच्चे होते हैं तो उसकी आंखें बंद होती हैं। वो एक बॉक्स के अंदर ब्रीड करती है, जो फीमेल रैबिट है, तो वो अपना दूध पिलाती है उनको। तो ये इनके नॉर्मली आंखें खुलती हैं 12 दिन के बाद, कुछ की 12 से 15 दिन के गैप में आंखें खुलती हैं। तो उसके बाद जो है वो खाना पीना शुरू करते हैं तकरीबन 18 से 20 दिन पे। तो वो शुरू में घास फूस वगैरह खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी फीड पे भी लग जाते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। और ब्रीड बड़ी के लिए भी कोई स्पेशल खुराक नहीं होती? जी, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो तो एक लूसन करते हैं इस्तेमाल, लूसन खुश्क सूरत में या घास जो भी होता है उसको हम ड्राई फार्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट की बीमारियां, मोशन वगैरह जो है वो नहीं लगते। तो बाकी जो है मुख्तलिफ अजनास का मजमुआ जो है वो इनको एक फ़ीड बना के इस्तेमाल करवाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल फ़ीड भी मिल सकती है। सर, आपकी माहाना अखराजात और आमदन क्या है? जी, अगर अखराजात की बात करें तो तकरीबन मेरे पास जो 50 के करीब रैबिट हैं इस टाइम, उनका एवरेज खर्च माहाना 15 से 20 हज़ार रुपये है। गर्मियों में थोड़ा सा ख़र्चा बढ़ जाता है इसी की वजह से। और इनकम की अगर बात करें तो हर 2 महीने के सर्कल में हमारे पास एवरेज जो इनकम आती है वो 8 से 10 लाख रुपये आती है। सर, आपकी फार्म की लोकेशन क्या है और आप डेली बेस पे कितना टाइम अपने फार्म को देते हैं? जी, मेरा फार्म जो है वो इस्लामाबाद के अंदर गोरी टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर वाक़ है। तो और ये फार्मिंग मैं अपने घर की छत के ऊपर एक कमरे के अंदर कर रहा हूँ, और उस कमरे का साइज़ नॉर्मल जो है वो 12 बाई 15 है। और टाइम की अगर बात करें तो तकरीबन आधे से पौना घंटा सुबह और आधे से पौना घंटा शाम को मैं देता हूँ। और आपने सर एक साल में आपने इससे कितना कमा लिया है? 8 लाख इन्वेस्ट किया था और उस अब तक की आपकी क्या प्रॉफिट है? अगर कमाई की बात की जाए तो मैंने तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया इससे अर्न कर चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो मेरा फार्म जो 10 रैबिट से स्टार्ट हुआ था वो 50 रैबिट तक पहुँच चुका है। जी, तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। मुझे, मेरी पूरी टीम को और सैफुर रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।